सोडियम ले लिए। क्या ले लिए? सोडियम। और सोडियम के साथ आपको और कुछ लेना चाहते हैं तो जल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? जल ले लीजिए। H2O। जब ये आपस में है तो अभिकारक हुए पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? तो उत्पाद किसे कहते हैं? वे पदार्थ, या डायरेक्ट आसान भाषा में कह दीजिए कि अभिक्रिया के फल स्वरूप जो नया पदार्थ बनता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो देख रहे हैं तो दोस्तों, टाइम आप खुद देख लीजिए। अगर आपके पास घड़ी हो तो वास्तव में मैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। 1:15 अगर अच्छा रिस्पांस लाता है ना तो सच्चे बता रहे हैं दोस्त, माँ बाप का सर कितना फक्र से ऊंचा। दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? सबसे पहले आप परिभाषा इसको जान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होता है। हम बोले हैं कि यदि कोई पदार्थ स्वयं अपघटित होकर, यदि कोई पदार्थ स्वयं अपघटित होकर या अन्य पदार्थ से क्रिया करके, यदि कोई पदार्थ स्वयं अपघटित होकर या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक या अनेक पदार्थों में परिवर्तित हो जाए। एक या अनेक पदार्थों में क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए। एक या अनेक पदार्थों में क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाता है। तो यह परिवर्तन ये क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। हम बोले कि यदि कोई पदार्थ हम जैसे कि मान लीजिए हम आपको बताए हैं ना कि यदि कोई पदार्थ, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, यदि कोई पदार्थ स्वयं अपघटित हो जाए। स्वयं अपघटित मतलब समझ रहे हैं? टूट जाए। स्वयं क्या हो जाए? टूट जाए। यदि कोई पदार्थ स्वयं अपघटित होकर, यदि कोई पदार्थ स्वयं अपघटित होकर या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके, कोई अन्य पदार्थ से क्या करे? अभिक्रिया करके एक या अनेक पदार्थों में परिवर्तित हो जाए। क्या हो जाए? एक या अनेक पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है तो यह परिवर्तन ही आपका क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। कौन सा अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि मान लीजिए कोई पदार्थ ए है और मान लीजिए कोई पदार्थ ए बी है। क्या है? कोई पदार्थ क्या है? ए बी है। शुरू में वो क्या है? ए बी है। और जब शुरू में ए बी है तो हम क्या है कि यदि कोई पदार्थ स्वयं अपघटित होकर एक या किसी अन्य पदार्थों से क्या करे? अभिक्रिया करके एक या अनेक पदार्थों में परिवर्तित हो जाए तो क्या कहलाता है आपका? यह परिवर्तन यहाँ पे क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो हम मान लीजिए कि कोई पदार्थ क्या ले लिए? ए और बी। तो ए और बी जो पदार्थ है ये क्या हो रहा है? टूट कर स्वयं टूट रहा है। तो हम मान लीजिए क्या बना दिया? ए प्लस बी। देख रहे हैं? ए प्लस बी कोई पदार्थ है जो टूटा है तो ए को अलग में ले लिया है और बी को अलग में ले लिया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मान लीजिए ए भी कोई पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? ए भी कोई पदार्थ है। जब यह स्वयं विघटित क्या है ना, जब स्वयं विघटित हो रहा है तो किस में टूट जा रहा है? ए और प्लस बी में टूट जा रहा है। या किसी अन्य पदार्थ से, कोई अन्य पदार्थ क्या है ना, तो मान लीजिए आपसे कि ए ले लिया जाए, माइनस बी ले लिया जाए और प्लस सी ले लिया जाए। देख रहे हैं? जब ये टूटेगा तो क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यदि कोई पदार्थ स्वयं अपघटित होकर या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके किसी अन्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाए तो पदार्थ का यह परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो मान लीजिए ए माइनस बी प्लस सी है तो जब यह अपघटित होगा तो क्या बना सकता है? ए माइनस सी प्लस बी। देख रहे हैं? किसी अन्य पदार्थों में परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे कि मान लीजिए हम एक ले लिए पदार्थ, आपका सोडियम ले लिए। क्या ले लिए? सोडियम। और सोडियम के साथ आपको और कुछ लेना चाहते हैं तो जल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? जल ले लीजिए। H2O। जब ये आपस में अभिक्रिया करेगा, जब क्या करेगा? आपस में अभिक्रिया करेगा तो ये वाला हिस्सा या ये वाला, दोनों में से कोई ना कोई जरूर टूटेगा। तो ये तो अकेले है तो अकेले वाला कोई पदार्थ टूटेगा नहीं, लेकिन हाँ ये वाला तो टूट सकता है ना। तो ये क्या बना देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी OH बना देगा। अब प्लस किसको विस्थापित कर देगा? तो दूसरा पदार्थ क्या है ना, स्वयं अपघटित होकर एक या अन्य पदार्थ बनाए। तो एक पदार्थ बना दिया, उसके बाद से क्या बच जा रहा है? H2 बच रहा है। समझ रहे हैं? अभी यह रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। अभी जस्ट मैं बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है जब सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। तो जब सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगा। समझ रहे हैं? अब आपको ये जानना जरूरी है कि आपका क्वेश्चन ये होगा कि चलिए ठीक है ये तो बता दिए, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे? रसायन की भाषा में इधर वाले यानी कि बाएं वाले हिस्से को क्या पढ़ेंगे और दाएं वाले हिस्से को क्या पढ़ेंगे? तो अभिक्रिया में ध्यान से सुनिएगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले
पदार्थ को सदैव किधर लिखा जाता है, सदैव बाएं तरफ लिखा जाता है। अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा वह किधर लिखाएगा, बाएं तरफ। और अभिक्रिया में के बाद से जो पदार्थ उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा वह किधर बनेगा, दाएं तरफ बनेगा। तो अभिक्रिया के बाएं तरफ वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। क्या कहलाता है, अभिकारक। अभिकारक, समझ रहे हैं, अभिकारक। और उसके बाद से अभिक्रिया में जो हम कहें ना, अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा वो क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। और अभिक्रिया के बाद से जो पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। उत्पाद, समझ रहे हैं, क्या कहलाएगा, आपको बता दें कि जो सोडियम और जो जल है जब आपस में क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, तो सोडियम और जल यानी कि सोडियम और ऑक्सीजन और इसमें से एक भाग हाइड्रोजन मिलकर क्या बना दे रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दे रहा है। उसके बाद से दो क्या बच जा रहा है, आपका हाइड्रोजन बच रहा है। अब आपको ये बताना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा या रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाएगा। रासायनिक समीकरण को पहले हम बताए हैं, रासायनिक समीकरण को सबसे पहले लिखने की क्या विधि है, तो रासायनिक समीकरण को लिखने की पहली विधि है, सबसे पहले कोई भी अभिक्रिया हो, किसी भी प्रकार की अभिक्रिया हो, तो उसमें जो अभिकारक होता है वह सदैव किधर बनता है, बाएं तरफ होता है। किधर होता है, बाएं तरफ। यानी कि जब अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है वह क्या होता है, बाएं तरफ होता है। और उसके बाद से जो पदार्थ उत्पाद के रूप में बनते हैं वो किधर बनते हैं, तो दाएं तरफ बनते हैं। तो जो पदार्थ यानी कि जो अभिकारक जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इंग्लिश में इसको रिक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्टेंट। उसके बाद से जो पदार्थ क्या होता है, अभिक्रिया के फल स्वरूप जो पदार्थ नया बनता है, अभिक्रिया के फल स्वरूप जो पदार्थ नया बनता है उस वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उस वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रोडक्ट। भूलेगा नहीं ना, एकदम आसान भाषा में। अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम बोले हैं कि यदि कोई पदार्थ स्वयं अपघटित होकर, यदि कोई पदार्थ क्या हो, स्वयं अपघटित होकर, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई पदार्थ स्वयं अपघटित होकर या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके, किसी अन्य पदार्थ से क्या करके, अभिक्रिया करके अनेक पदार्थों में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो पदार्थ का यह परिवर्तन ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। हम कहे हैं आपसे कि सबसे पहले क्या होगा कि मान लीजिए कोई पदार्थ ए और हम बी ले लिए, तो यह स्वयं अपघटित होगा तो ए प्लस बी में होगा। या तो हम कहे हैं कि ए भी कोई पदार्थ ले लीजिए, जब ये टूटेगा तो ए प्लस बी में टूट जाएगा। या तो कहे और अन्य कोई पदार्थ ले रहे हैं तो ए माइनस बी प्लस सी ले रहे हैं, जब ये टूटेगा तो ए वाला हिस्सा इसके साथ मिल जाएगा। अभी आपको इसी में बताया जाएगा, जैसे कि एक तुक्का विधि होता है, लेकिन तुक्का विधि मैं आपको नहीं बताऊंगा, रियल बताऊंगा कि मतलब आसान भाषा में बच्चों को समझाने के लिए कहा जाता है, लग्गे के लग्गे लम्बे के लम्बे। समझ रहे हैं कैसे। सबसे ज्यादा हमारा कंफ्यूजन ये रहता है कि सर मान लीजिए हम तो कोई प्रोडक्ट यहाँ पे रख दे, कोई रिक्टेंट रख दिए, कोई अभिकारक रख दिए, लेकिन इससे उत्पाद कैसे बनाए और उत्पाद कैसे बनेगा, बस यही आपको जान लेना है। रासायनिक समीकरण चुटकियों में हल कर लेंगे, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य बातें आपको क्या क्या याद करना होगा। सबसे पहले तो आपको यही याद करना होगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें किसी न किसी प्रकार का कोई समीकरण होता है। समझ रहे हैं, इसमें किसी न किसी प्रकार की कोई समीकरण होता है। जो पीछे आपको सोडियम और जल लिए थे उसमें वो क्या था, एक प्रकार का समीकरण था। उसी तरह से इसमें आपको पाया, एक होता है अभिकारक जो पीछे आपको बताया है, उसके बाद से होता है उत्पाद, और उसके बाद से होता है, जैसे कि मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण तो आप समझ ही गए, जैसे कि जो पीछे बताया है। उसके बाद से उत्पाद भी आपको समझना जरूरी है कि उत्पाद की परिभाषा क्या है, चाहे अभिकारक की परिभाषा क्या है। तो अभिकारक की परिभाषा किसे कह सकते हैं, चाहे उत्पाद की परिभाषा किसे कह सकते हैं, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या लेते हैं, यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ या वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। तो आसान भाषा में क्या कह सकते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो क्या लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं। समझ रहे हैं, भाग लेते हैं, समझ गए, क्या कहलाते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, तो अभिकारक वे पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया के फल स्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। तो डायरेक्ट आसान भाषा में लिख सकते हैं, तो अभिक्रिया के फल स्वरूप, अभिक्रिया के फल स्वरूप, अभिक्रिया के फल स्वरूप
अभिक्रिया के फल स्वरूप जो नया पदार्थ बनता है क्या कहलाता है? जो नया पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बनता है क्या कहलाता है? जो नया पदार्थ बनता है, अभिक्रिया के फल स्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, क्या कहलाता है आपका? क्या कहलाता है? ध्यान से सुनिएगा। रासायनिक अभिक्रिया तो रासायनिक समीकरण तो समझ ही गए। जैसे कि रासायनिक समीकरण में क्या हो जाएगा, तो रासायनिक समीकरण में आपको क्या सोडियम ले लीजिएगा प्लस जल ले लीजिए, इससे जो उत्पाद पीछे बनाया है आप देखबे किए हैं। लेकिन अब आ जाएगा आपका अभिकारक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ या अभिक्रिया के फल स्वरूप जो नया पदार्थ बनता है क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। ध्यान से अगर इसको दो बातों को जान लिए, एक अभिकारक और दूसरा उत्पाद, तो आपको रासायनिक अभिक्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पहला ध्यान से सुन लीजिएगा, अभिकारक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। उत्पाद किसे कहते हैं? तो उत्पाद किसे कहते हैं? वे पदार्थ, या डायरेक्ट आसान भाषा में कह दीजिए कि अभिक्रिया के फल स्वरूप जो नया पदार्थ बनता है क्या कहलाता है? तो देख रहे हैं, उत्पाद कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आप सब्जी चावल बनाते हैं, तो शुरू में मान लीजिए आप सब्जी ले लीजिए, सबसे आसान भाषा में सब्जी ले लीजिए। तो सब्जी में मान लीजिए आप क्या डालते हैं? कोई सब्जी का मतलब काट कूट के सब सब्जी मसाला तेल मिर्चा उर्चा सब डालते ही हैं। तो उसमें जब डालते हैं तो वो जो नया जो डालते हैं पदार्थ ना, वही आपका क्या कहलाएगा? अभिकारक होगा। लेकिन जो बनकर एकदम बढ़िया से बन जाएगा, जो सुगंधित हो जाएगा, जो अच्छा लगेगा खाने में भी, वही क्या आपका क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। बनने के फल स्वरूप बनने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? उत्पाद। और बनने से पहले भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। अब ऊर्जा की उत्सर्जन, यानी कि देखिए जब अभिक्रिया होगा तो इतना जान लीजिए, या तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा या तो ऊर्जा का अवशोषण होगा। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए उत्सर्जन मतलब क्या होना? प्रारंभ होना, निकलना, गर्म, मतलब उसमें से क्या हो, या तो ऊर्जा मतलब समझ रहे हैं ना? ऊर्जा आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो गाल पे लेके ऐसे मारिएगा, समझ में आ जाएगा कि ऊर्जा क्या किसे कहते हैं। समझ रहे हैं? ऐसे मारिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यार उससे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग हमेशा घर में रहते हैं तो चावल देखते ही होंगे, बच्चे हो या बच्ची हो, सब कोई देखता ही होगा कि चावल जो उसमें से भाफवा निकलता है ना, थोड़ा सा छू के देखिएगा, मजा आ जाएगा। वही क्या होता है? आपका ऊर्जा होता है। समझ रहे हैं? वही क्या होता है? या तो फिर आप पानी लिए, पानी को क्या कर दीजिए? गैस पे रख के हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए। उसके बाद से क्या कीजिएगा? हीट करने के बाद से मतलब छुइएगा नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और एक्चुअली उसको एहसास कीजिएगा। गैस देखें, सबसे आसान भाषा में गैस पे चूल्हा बार के और थोड़ा से हाथ लेके जाइएगा, देखिएगा उसमें से क्या निकलेगा। अचानक आपके जो त्वचा होंगी ना, जलन सी महसूस होगी। वह जलन किसके कारण होता है? तो ऊर्जा के कारण होता है। तो ऊर्जा किसे कहते हैं? फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा कि ऊर्जा किसे कहते हैं। एक होता है कार्य होता है, एक ऊर्जा होता है, एक सामर्थ्य होता है। समझ रहे हैं? तो ये पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में। लेकिन इसमें आपको ये जानना जरूरी कि ऊर्जा का उत्सर्जन जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें या तो ऊर्जा का अवशोषण होगा या तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। अवशोषण मतलब समझ लीजिए घोट लेना, गोरहड़ कर लेना, और उत्सर्जन मतलब निकाल देना। समझ रहे हैं? ऊर्जा मतलब क्या हो जाएगा? जब उत्सर्जन कर रहा है तो उत्सर्जन मतलब क्या करना? निकालना। उत्सर्जन मतलब निकालना। आज क्या करना? आज अवशोषण मतलब क्या होगा बाबू? तो अवशोषण मतलब घोट लेना। समझ रहे हैं ना? पेटू वाला हिस्सा। उसके बाद से ऊर्जा का क्या होता है? आवश्यकता होता है। इतना जान लीजिए, किसी भी प्रकार की अभिक्रिया हो तो सबसे पहले, किसी भी प्रकार की अभिक्रिया हो तो उसमें सबसे पहले आपको किसी ना किसी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो रासायनिक अभिक्रिया आप नहीं कर सकते हैं। बिना ऊर्जा की माध्यम से आप किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं। उसमें उत्पाद तो होगा, उसमें क्या हो सकता है? अभिकारक तो होंगे, किंतु उत्पाद नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उत्पाद यानी कि उत्पाद बनाने के लिए सदैव किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। ऊपर हेडिंग दिखाई दे रहा होगा कि रासायनिक समीकरणों का संतुलन। रासायनिक समीकरणों का संतुलन कैसे किया जाता है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो हम आसान भाषा में अगर इसको परिभाषा दें तो वह रासायनिक अभिक्रिया, कौन सा? वह रासायनिक समीकरण। हम आसान भाषा में बोले तो लिख सकते हैं कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक परमाणुओं की संख्या क्या हो? बराबर हो। वह रासायनिक अभिक्रिया या वह रासायनिक समीकरण जिसके
वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, वह रासायनिक समीकरण जिसके एक पक्ष ले लीजिए, एक पक्ष, तो देखिए बाएं वाले पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और दाएं वाले पक्ष को RHS कहते हैं, RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। अब बाएं वाले को क्या कहते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक समीकरण जिसके जिसके पक्षों के, दोनों पक्षों के, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्या क्या हो, इक्वल हो। ध्यान से सुनिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो सबसे पहले इसमें छोटे वाले भाग को देखा जाता है, सबसे छोटा परमाणु, यानी कि किसका सबसे छोटा परमाणु है। तो अगर देखा जाए तो इसमें सबसे छोटा क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले देखा जाए तो इसमें कम किसका दिखाई दे रहा है, तो पोटेशियम का दिखाई दे रहा है, पोटेशियम का दिखाई दे रहा है। तो पहला अक्षर है तो पोटेशियम को लीजिए। तो यहाँ पे देखिए तो पोटेशियम कितना है, एक, इधर लेफ्ट हैंड साइड में पोटेशियम एक है, राइट हैंड साइड में पोटेशियम कितना है, तो राइट हैंड साइड में पोटेशियम एक है। तो पोटेशियम का खेल खत्म। उसके बाद से क्या बच रहा है आपका, क्लोरीन। क्या बच रहा है, क्लोरीन। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन की संख्या कितनी है, यहाँ पर एक है, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी है, एक है। तो क्या हो रहा है, क्लोरीन का भी क्या हो रहा है, पक्ष आपस में बराबर हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो जा रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजनवा कितना है, 2 को है, और यहाँ पे ऑक्सीजनवा कितना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजनवा कितना दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजनवा 3 को और यहाँ पे ऑक्सीजनवा 2 को। ये तो ऑक्सीजन के साथ नाइंसाफी हो गई। तो क्या किया जाए कि ऑक्सीजन इधर भी बराबर हो जाए और ऑक्सीजन इधर भी बराबर हो जाए। देख रहे हैं, सोचिए क्या किया जाए। तो इसको आसान भाषा में कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है ना कि अगर यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें, देख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 से मत कीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 3 दूना 6। लेकिन इधर ऑक्सीजनों की संख्या कितनी हो जा रही है, 6 हो जा रही है, लेकिन इधर ऑक्सीजनों की संख्या कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही है। अगर यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें तो ध्यान से सुनिएगा, जो ये 2 का गुणा करेंगे ना, पोटेशियम के साथ भी होगा, क्लोरीन के साथ भी होगा, ऑक्सीजन के साथ होगा। पहले से ऑक्सीजन कितना है, 3 गो, अब 2 से गुणा किए तो 3 दूना कितना हो गया, 6। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 6। इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 6। लेकिन क्या पोटेशियम क्लोराइड की संख्या बराबर है, नहीं है। तो पोटेशियम क्लोराइड की संख्या बराबर करने के लिए देखिए, पोटेशियम 2 को, क्लोरीन 2 को, अगर 2 को यहाँ से हम गुणा कर दें तो पोटेशियम 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। क्या समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से नीचे वाला भी देख लिया जाए। तो इसको सबसे पहले इन रासायनिक समीकरण में इसको क्या कहेंगे, तो इसको रासायनिक समीकरण, इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है, पोटेशियम, पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है, पोटेशियम क्लोरेट। समझ रहे हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। पेपर में आता है कि क्या होता है जब पोटेशियम क्लोरेट को, क्या होता है जब पोटेशियम क्लोरेट को क्या किया जाता है, वियोजित किया जाता है। समझ रहे हैं, जब पोटेशियम क्लोरेट को वियोजित किया जाएगा तो यह टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा और पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में विभाजित हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड। समझ रहे हैं, ये क्या है आपका, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, क्या आपका पोटेशियम, या पोटेशियम क्लोराइड, और ये क्या बना देगा, ऑक्सीजन। अब चलिए देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है। पेपर में आएगा क्या होता है, क्या होता है जब अमोनिया को, किसको, अमोनिया को, NH3 को क्या पढ़ते हैं, तो NH3 को हम पढ़ते हैं, NH3 का पढ़ते हैं हम अमोनिया। क्या पढ़ते हैं, अमोनिया। समझ रहे हैं, ठीक। NH3 को क्या पढ़ते हैं हम, तो अमोनिया पढ़ते हैं। उसी तरह से HCl को क्या पढ़ते हैं, तो HCl को पढ़ा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पढ़ा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल। क्या पढ़ा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ध्यान से सुनिए, क्या होता है जब अमोनिया को
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या किया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है। तो जब अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो अमोनियम क्लोराइड बना देगा। क्या बना देगा, अमोनियम क्लोराइड। जब अमोनिया के 3 अणु रहेगा, जब हाइड्रोजन के नाइट्रोजन के साथ 3 अणु रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, अमोनिया पढ़ेंगे। देख रहे हैं 3 गो है तो क्या पढ़ रहे हैं, अमोनिया। लेकिन जब 4 अणु हो जाएगा तो उस अमोनिया को अमोनियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम। इसके साथ क्या जुड़ा है, तो क्लोरीन जुड़ा है, तो क्या लिख सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। समझ रहे हैं क्या क्या हो जा रहा है, अमोनियम क्लोराइड। ध्यान से सुन लीजिएगा क्या क्या है कि क्या होता है जब अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो जब अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ पे देखिए तो नाइट्रोजन पहले का है ना, पहले इधर से लिया जाए तो नाइट्रोजन पहला कितना है, इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड LH। इसको क्या लिख सकते हैं, RH। क्या लिख सकते हैं, RH। ये बताइए बाबू, तो इसमें नाइट्रोजन कितना है, एगो। नाइट्रोजन कितना है, एगो। नाइट्रोजन में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 1 3 और एक है कितना हो जा रहा है, 4। देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4 बराबर। यहाँ पे देखिए क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन 1 है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है। क्या इसको हमको संतुलित करना है, नहीं, ये पहले से क्या हुआ है, संतुलित है। समझ रहे हैं ना, पहले से क्या है, संतुलित है। तो उसके बाद से देखिए जिंक सल्फेट। समझ रहे हैं, अब आपको हम सूत्र बताए हैं कि अब पढ़ेंगे लग्गे के लग्गे और लम्बे के लम्बे। समझ रहे हैं क्या, लग्गे के लग्गे और लम्बे के लम्बे। इसमें आता है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अभी अभिक्रिया का प्रकार आपको पढ़ाया जाएगा। मैं आपको पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि सारे बच्चों के दिमाग में सबसे ज्यादा डर यही बना रहता है कि सर रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाए। समझ रहे हैं ना, इसीलिए सबसे पहले मैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए बता रहा हूं। उसके बाद से तब बताया जाएगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए तो क्या जिंक है ना, यहाँ पर जिंक है और यहाँ पे क्या है, बोलिए H2SO4 को क्या पढ़ते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या पढ़ते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, या सिर्फ सल्फ्यूरिक अम्ल भी कह दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो क्या होता है जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक सल्फेट और क्या करता है, हाइड्रोजन को दुधकार देता है। हाइड्रोजन को क्या करता है, दुधकार देता है। तो देखिए तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं जिंक। क्या पढ़ते हैं, जिंक। समझ रहे हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, तो इस वाले हिस्से को पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक, 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 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, अब आप ये जान लीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल आपको जब पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर, अब आपको कंटिन्यूटी एकदम कंटिन्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि चैनल पे नए हैं तो। और जिस कक्षा 10 का कोई भी टॉपिक हो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करें, मैं उस पर एकदम बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए इधर देखिए क्या होता है जिंक, और जिंक में क्या है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ से क्या है, जब लग्गे का लग्गे लम्बे का लम्बे, तो इस वाले हिस्सों को किसके साथ जोड़ देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सल्फेट के साथ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा। क्या बना देगा, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। समझ रहे हैं, क्या बना देगा, जिंक सल्फेट। और क्या बना देगा, यहाँ से लास्ट में आपका क्या बना दे रहा है, हाइड्रोजन को क्या बना दे रहा है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। समझ रहे हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो। और एक्चुअली मैं आपको SW के रूप में दे रहा हूं। अगर वास्तव में आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो पर क्या करें, लाइक करें। वीडियो को चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और SW के रूप में दे रहे हैं। अगर वास्तव में आपको वीडियो समझ में आया होगा तो जो मैं SW दे रहा हूँ आप उसको जरूर सॉल्व करके कमेंट में जरूर दोस्तों डालेंगे। एक्चुअली मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि यही आपका SW के रूप में है। अगर वास्तव में आपको वीडियो समझ में आया हो, वीडियो को पसंद, मतलब आपको वीडियो में जो पढ़ाया गया है अगर वास्तव में आपको समझ में आया हो तो प्लीज़
जो मैं HW के रूप में दे रहा हूँ उसको जरूर सॉल्व करें, गलती सही जरूर सॉल्व करें। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको डरने की बात नहीं है, मैं रियल बता रहा हूँ आपको, किसी न किसी हाल में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको रासायनिक समीकरण को एकदम संतुलित, या रासायनिक समीकरण क्या होता है आपको किसी भी हाल में जरूर मैं समझा के रहूंगा, यदि आप हमारे साथ बने रह रहे हैं तब। अगर देख लीजिए, मतलब मैं आपको बताने वाला दोस्तों, कंफर्म है इसमें से हाई स्कूल में से कुछ ना कुछ प्रश्न आएंगे आएंगे आएंगे। यदि आप अभी से गलती करेंगे, एक्चुअली तो मान लीजिए अब तो पेपर आने ही वाला है, अगर इसमें आप अपनी आदत को नहीं सुधार रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप जिंदगी भर वैसे पड़े रह जाएंगे, कभी नहीं सुधार पाएंगे। तो अपनी गलती को मत देखिए, किसी न किसी हाल में गलती ही सही लेकिन जरूर सॉल्व कीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर आप हमारे साथ बने रह रहे हैं तो मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं कि आपको किसी भी हाल में रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं, आपको किसी तरह से मैं समझा के रहूंगा, चाहे चाहे मुझे कितना भी मेहनत करे आपके प्रति, कितना भी मेहनत करना पड़े, मैं जरूर। दोस्तों टाइम आप खुद देख लीजिए, अगर आपके पास घड़ी हो तो वास्तव में मैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। रात का या 1:15 हो रहा है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान लगा दें। कम से कम हाई स्कूल में आपका 90+ आ जाएगा तो अपना भी, मुझे उम्मीद है कि आप अपना भी सर ऊपर करेंगे, अपने माँ बाप का भी सर ऊपर करेंगे। दोस्तों जब कोई बच्चा अगर अच्छा रिस्पांस लाता है ना, तो सच्चे बता रहे हैं दोस्त, माँ बाप का सर कितना फक्र से ऊंचा होता है। और भले ही से अपने आपके माँ बाप आपको कितना भी डांटता हो, लेकिन इतना जान लीजिए दोस्त, मैं आपसे बताने वाला हूँ, वह कहीं ना कहीं आपकी बातें ज़रूर करते हैं और आपकी बड़ाई ज़रूर करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो प्लीज़ माँ बाप की भावनाओं के साथ मत खिलवाड़ करें, और पढ़ाई को पढ़ाई की तरह से करें। जय हिंद।